नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नमस्कार। अपनी बातों में। इस बात की बहुत-बहुत खुशी है हमें कि हमारे जो पहले ही मेहमान हैं, वो एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं और आपका बहुत-बहुत स्वागत है दीपक जी, इस लाइव श्रृंखला में। नमस्कार रविंद्र जी, आपका आभार, हेलो। मुझे इस लायक समझा आपने। जी, हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान दीपक भारद्वाज जी हैं। आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवगढ़ राजसमंद में प्राचार्य के पद पे काम कर रहे हैं और दीपक जी के व्यक्तित्व में बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जिन पर हम आज बातें करेंगे और खूब सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम दीपक जी का स्वागत करते हैं अपने सभी दर्शकों की ओर से, ऑडियंस की ओर से और अपनी बातें की ओर से। और जैसा आभार, कि आप सभी को सभी पता का है आभार। कि कल जी, जी। जैसा कि सभी को पता है कि कल हम शिक्षक दिवस मनाने जा रहे हैं और उसी क्रम में लिए आज हमने दीपक जी को आमंत्रित किया है बातें करने के लिए। तो मैं सबसे पहले दीपक जी से ये जानना चाहूँगा कि सर आपका जो बचपन है, वो किस प्रकार से बीता होगा? कहाँ पर आपने अपनी पढ़ाई करी पूरी और किस-किस तरह की घटनाएँ और खट्टी-मीठी बातें, वो सब आप हमारे साथ शेयर करिए। रविंद्र जी, मेरा बचपन एक राजस्थान के किसी भी आम बच्चे की तरह ही गुजरा है और मैं एक बहुत छोटे से गांव से जी, निकला हूँ। एक महापुरा एक कस्बा है, छोटा सा गांव है, ग्राम पंचायत मुख्यालय है। जी, जयपुर से अजमेर निकलते हैं, जयपुर जिले का गांव है। वहीं एक उस पंचायत का और छोटा सा गांव है लालिया काबास। जी, वो मेरी जन्मस्थली है, वहीं मैं पढ़ा, मेरी सारी स्कूलिंग वहीं से हुई। जी, प्राथमिक शिक्षा गांव से हुई। एक 2 कमरे का स्कूल था नीम के नीचे। हम उम्मीद करते थे कि भई कभी कमरे में बैठने को मिलेगा, लेकिन वो कमरों में कार्यालय हुआ करते थे। बहुत छोटा-सा स्कूल था और फिर जब अरे वाह! छठी कक्षा से महापुरा में संस्कृत विद्यालय था। वहीं गया, उसके 2 कारण थे। एक जी, तो परिवार की परंपरा थी कि जो सबसे बड़ी संतान है पीढ़ी की, उसके लिए विकल्प नहीं है, उसे संस्कृत ही पढ़नी। जी, दूसरा सबसे निकटतम विद्यालय भी वही था। हालाँकि घर से 3 किलोमीटर था, लेकिन सबसे निकटतम जी, विद्यालय वही था। तो वहीं गए और 7 साल की स्कूलिंग के बाद सौभाग्य मिला मुझे, जो वर्तमान में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, उस समय ये राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नाम से डीम्ड यूनिवर्सिटी हुआ करता था। अभी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, इसका मल्टी कैंपस यूनिवर्सिटी है, जिसका जयपुर कैंपस में मुझे विभिन्न गुणी गुरुओं के साथ उनके सानिध्य में पढ़ने का मौका मिला और संस्कृत के शास्त्रों को थोड़ा जी। बहुत मैं जान पाया। संस्कृत पर हम आएँगे, लेकिन उससे पहले हम ये बातें करेंगे कि जी, फिर आपकी जो शुरुआती पढ़ाई है, वो तो हम ये समझे कि जी, आपके गाँव में और वहीं रही और उसके बाद में जो आपकी जी। पढ़ाई है, वो फिर सारी कहाँ रही? अ, मानो जी यूँ कहें कि मैं बहुत विशेष विद्यार्थी नहीं था, स्कूल में भी और कॉलेज में जी, भी, विश्वविद्यालय में भी। अ, मेरे गुरुजी लोग, बहुत से लोग मेरा नाम भी स्मरण रखते होंगे, मुझे याद नहीं। जी, लेकिन एक अच्छा विद्यालय जी, और उस समय के जो वहाँ के जो विद्वान गुरुजन थे, जिन्होंने उनके सानिध्य में मुझे संस्कृत विद्यालय वो था, इस वजह से विशेष संस्कृत का वहाँ पर अध्ययन मैं कर जी, पाया और सामान्य जो जो दूसरे विषय थे, जैसे कि गणित था, अंग्रेजी था, वो डराते थे मुझे। उन विषयों को वहाँ पढ़ा और बहुत सामान्य औसत विद्यार्थी के साथ प्रथम श्रेणी से जैसे-तैसे मैंने जी, 12वीं की परीक्षा पास करी। कॉलेज में एक उस ज़माने में एक राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान करके डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हुआ करता था। ये भारत सरकार का उपक्रम था और आजकल ये जी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और उस विश्वविद्यालय में मैं गया तो मुझे ऐसे लोगों से सीधा शास्त्र जी, पढ़ने को मौका मिले,
जिन्होंने कई शास्त्रों, जिनकी लिखी हुई पाठ्य पुस्तकें कई विश्वविद्यालयों में जी पाठ्यक्रम के तौर पे चलती थी। तो उन विद्वानों के साथ जब मुझे अध्ययन करने का मौका मिला, तब मेरा थोड़ा सा दायरा, कैनवास का जो जीवन का जो कैनवास था, उसका दायरा थोड़ा सा और बड़ा हुआ, और मैं एक छोटे से गांव से निकलकर शहर तक पहुंचा। वहीं दो चार चीजें और मेरे व्यक्तित्व में जी जुड़ी। उनमें से संस्कृत रंगमंच भी मैं वहां से शुरू कर पाया, और 2000 वर्ष 2000 से लेकर निरंतर प्रतिवर्ष एक न एक संस्कृत नाटक का मंचन मैं जी उस परंपरा से कर पाता हूँ। ये उस विश्वविद्यालय जयपुर परिसर की देन है। मेरे गुरुजी, मैं स्मरण करना चाहूंगा जी प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी का, जो अभी वहाँ साहित्य विभाग के अध्यक्ष हैं। उन्होंने मुझे परखा, कुछ गुण मुझे और दिए, जिनकी वजह से मैं ये शिक्षा से जुड़ा। मेरे पिताजी भी शिक्षक हैं। मैं मेरी तीसरी पीढ़ी का शिक्षक हूँ। मेरे दादाजी भी शिक्षक थे। मेरे पिताजी भी शिक्षक से अभी सेवानिवृत्त हुए हैं, और मैं भी अभी इसी सेवा में हूँ। और मैं बाई डिफॉल्ट हूँ, मतलब ये जी मेरी इच्छा है कि मैं शिक्षक ही बनूं, इसलिए मैं शिक्षक हूँ। इसलिए शिक्षक नहीं कि मैं कुछ और नहीं बन पाया, इसलिए शिक्षक बनूं। तो अरे ये वाह एक बड़ी बात थी। मेरे परिवार की विरासत है शिक्षक बनना, तो उस विरासत को मैं आगे चला रहा हूं। अब, जो शौक है नाटक लेखन का खासकर, ये कहाँ से आपका प्रारंभ हुआ जी, और अब तक आपने नाटक में और इस यात्रा में क्या क्या किया है? ये जी मैं जब कॉलेज में विद्यार्थी था, उन दिनों में मैं कुछ तुकबंदी किया जी करता था, जो प्रायः उस उम्र में बहुत से लोग किया करते हैं, लेकिन उनको हम कविता नहीं कह सकते। लेकिन मेरे लिए तो वो बहुत अच्छी चीजें थी। मैं जी उनको सुनाकर अपने सहपाठियों के बीच रोब भी झाड़ दिया करता था, और विशेष होने का एक था। लेकिन जब मैं उस दौर से बाहर आ गया हूँ, और अब समझ पा रहा हूँ कि वास्तव में वो तुकबंदी की लाइन नहीं थी। लेकिन मैं चूंकि रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ, नाटक में करता रहा हूँ, और जब रंगमंच से जुड़ा तो ऐसी नई कथानकों की आवश्यकता पड़ी, जिनको कम से कम समय में, कम से कम जी साधनों में जनता के बीच पहुंचाया जा सके। तो इसी कड़ी में जब ये विचार किए, तो राजस्थान के उन महापुरुषों के नाम ध्यान में आए, जिन पर भले ही नाटक लिखे गए, लेकिन ऐसा कोई नाटक नहीं पाया गया जो कम से कम साधनों में, कम से कम जगह में, और कम से कम पात्रों के साथ उनकी जो मूल, उनके जीवन का मूल सारांश है, उनका जो, उनके जीवन से हम जो सीख सकते हैं, वो पहुंचा सके। अ, तो इसी कड़ी में मैंने पन्नाधाय का बलिदान एक नाटक लिखा, जी और उसमें प्रयोग ये किया कि उसको पूर्णतः हिंदी में भी देखा जा सकता है, जी मंचित जी किया जा सकता है, पूरी तरह उसको संस्कृत में भी मंचित किया जा सकता है, और हिंदी और संस्कृत में उसको हम्म मिश्रित रूप से भी मंचित किया जा सकता है। ऐसा एक छोटी सी रचना करने का प्रयास किया। उसका नाम बलिदानम रखा। अगला एक मेवाड़ में भीष्म हुए। मेवाड़ में जैसे महाराणा भीष्म हुए हैं महाभारत काल में, वैसे ही मेवाड़ में एक महाराणा चूंडा करके, जिनको मेवाड़ के भीष्म कहा जाता है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने पिताजी के लिए, पिता जी की इच्छा पूर्ति के लिए, अपने विवाह, अपने राज्य सिंहासन पे जो अधिकार था, क्योंकि वो बड़े पुत्र थे और राज्य उनको मिलने वाला था, लेकिन अपने पिता की संतुष्टि के लिए अपना राज्य सिंहासन अपनी छोटी माँ, अपने सौतेली माँ के होने वाले पुत्र के लिए उन्होंने त्याग दिया। तो ये बहुत बड़ा त्याग जी मिलता है। और उसके बाद यही केवल त्याग ही नहीं दिया, उसके बाद उसकी रक्षा की, उनके सेनापति बनकर उनके साथ काम किया। और जब एक समय ऐसा आया कि उनके हाथ से राज चला गया, और उनको खुद को भी देश निकाला मिल गया, चुंडा को, वो वहां से लौट कर आए दूसरे किसी देश से, जहां वो अपना निर्वासन निकाल रहे थे, लौट के आए, जिसने जो जी राठौड़ सरदारों ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था, उस अधिकार को वापस जीता, और फिर से वो राज्य उसी व्यक्ति को समर्पित किया कि मेरे पिताजी का जी वचन था। तो उस पर भी एक छोटा सा नाटक में लिखने का प्रयास कर रहा जी हूँ अभी, और अंतिम चरण में है, वो लिखा जा चुका है। इसकी भी यही विशेषता रहेगी कि ये संस्कृत में भी, हिंदी में भी, और हिंदी संस्कृत दोनों में मंचित किया जा सकेगा। तो ऐसे बहुत से नाटक थे। अच्छा कुल कुछ फिल्मी दृश्यों के भी हमने संस्कृत रूपांतरण करके
जैसे विशेष रूप से जो आजकल आप वीडियो देखते हैं, शोले का गब्बर सिंह संस्कृत में बात करता है, फेसबुक पे यूट्यूब पे वीडियो है। ये शुरुआत हमने 2000 में कर दी थी, और उस समय हम फिल्म के कुछ दृश्यों के, जिसमें शोले भी थी और भी कई सारे फिल्में थी, उन दृश्यों के संस्कृत रूपांतरण करके फिर से उनको अभिनय के माध्यम से हम दिखाते थे। तो ये प्रयास किए हैं कुछ, जिससे संस्कृत को, क्योंकि मूल जी, ध्येय, मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ, मूल ध्येय यही है कि संस्कृत नाटक और संस्कृत साहित्य थोड़ा सा आगे बहुत बढ़े। बढ़िया। जो परंपरा संस्कृत नाटकों की मंच, क्योंकि मैं जब शोध कर रहा था, पीएचडी कर रहा था, दुर्भाग्य से वो पूरी नहीं हो पाई, और उस पीएचडी का विषय ये था कि संस्कृत नाटकों के विकास में राजस्थान का योगदान। तो उसके लिए जब मैं घूम रहा था विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय, पुस्तकालय से पुस्तकालय, तो हुँ, वहाँ उस शोध का सारांश ये निकला कि नाटक राजस्थान में लिखे बहुत गए हैं, लेकिन नाटक का मंचन, संस्कृत नाटक का मंचन, जो 1942 में एक कभी हुआ, जी, 1926 में कभी हुआ, 1926 से 42 का कोई उल्लेख नहीं, फिर 42 के बाद 65 में उल्लेख मिलता है, 65 के बाद 78 में उल्लेख मिलता है, 78 के बाद 84 में मिलता है, 84 के बाद 88 में मिलता है, और 88 के बाद 97 में मिलता है, जिसमें मैं भी खुद भी शामिल था। और 97 के बाद वापस हमने 2001 में 2 में हमने नाटक किया, और ईश्वर की कृपा है कि 2001-2 के बाद से ये परंपरा इस सदी में, 2021 22वीं सदी में ये निरंतर है। 2020 आ गया है, 20 वर्ष निकल गए हैं। 20 वर्षों में ये नाट्य, संस्कृत नाट्य मंचन की परंपरा निरंतर है। हम प्रतिवर्ष एक नाटक अवश्य करते हैं। ये परंपरा हम जैसे भी हो सके निभाने की कोशिश करते हैं, और सबसे एक बड़ा प्रयास हमने और ये किया है कि हम संस्कृत नाटक को ऑडिटोरियम से निकालकर जनता तक लेकर गए। हम ऑडिटोरियम की सीमाओं से बाहर निकाल कर इसको हमने काम किया है। आइए रविंद्र जी, फिर से स्वागत है आपका। जी। अभी जो वर्तमान में जो शिक्षक की भूमिका है, जी। वो जिस तरह से बदली है, उस पर आप कैसे निगाह डालते हैं? उस पर आप क्या अपना विचार रखते हैं? जी, रविंद्र जी, मुझे एक तो बहुत सौभाग्य मिला है कि मुझे प्राथमिक कक्षा से जो शिक्षक मिले हैं अभी तक, वो ऐसे मिले हैं कि उन्होंने मेरा जो निश्चय था जीवन में मुझे क्या बनना है, मैं जितनी बार भी मैं मुझे इस विषय पे मैंने सोचा, विचार किया, और हर बार उत्तर मैं शिक्षक ही बनूंगा, यही उत्तर मुझे मिला। और जी, इस वजह से उन शिक्षकों की वजह से जो अच्छाइयाँ शिक्षक शिक्षण के पेशे में थी, शिक्षक के व्यक्तित्व में होनी चाहिए, उन पर काफ़ी गंभीरता से मुझे देखने का, सोचने का अवसर मिला। तो उसका एक शिक्षक का जो रोल है वर्तमान समय में, जब हम विद्यार्थी के साथ आमने-सामने बैठकर उसको नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ऑनलाइन कक्षाएँ चल रही हैं, और डिस्टेंस लर्निंग चल रही है, बच्चा कहाँ है, उसकी मानसिकता कैसी है, इस समय शिक्षक का दायित्व और बदल गया है, बढ़ गया है। और मैं ये मानता हूँ कि इस परिस्थिति में अभिभावकों को भी, सरकार को भी, विद्यालय प्रबंधन को भी, इन सभी को, शिक्षक को थोड़ा-सा फ्री हैंड देना पड़ेगा। जी, क्योंकि शिक्षक जितना फ्री हैंड के साथ काम करेगा, जितनी उस पे पाबंदियाँ कम रहेंगी, उतना ज़्यादा अच्छा-सा वो परिणाम दे पाएगा, बच्चे से जुड़ पाएगा। और मुझे लगता है कि ये समय एक पाठ्यक्रम पूरा करा देने वाला समय नहीं है, कि किताब में नहीं है। ये निश्चित पाठ, हाँ, अभी तो ये है कि बच्चा सीख कैसे रहा है, उस किताब में अगर जितना सीखा, उसका तरीका हर बच्चे के लिए उसको अलग करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक जो लर्निंग होती थी, क्लासरूम लर्निंग होती थी, कम से कम क्लासरूम के समय एक जैसा माहौल हर बच्चे को मिलता था, प्राय कोशिश ये होती थी। लेकिन जी, अभी बच्चा जब जहाँ बैठ के पढ़ रहा है, वो स्थान शिक्षक के हाथ में नहीं है। वो स्थान सही शिक्षक बात। के हाथ में नहीं है। और जी, आसपास का परिवेश कैसा है, बच्चे के आसपास कैसी भाषाएँ बोली जा रही हैं, क्या उसका आचरण, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा फ्री हैंड उसको मिले, तो निश्चित रूप से बढ़ गया है दायित्व, अब कम नहीं हो सकता। और अभी तो ये पता नहीं ईश्वर कब तक ऐसा परिस्थितियाँ रहेंगी हमारे सामने। तो इन परिस्थितियों हुँ, को
सामने करने के लिए शिक्षकों को मजबूती के साथ टिका रहना पड़ेगा। उनका आत्मविश्वास हम्म, बनाए रखने के लिए समाज की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। एक अभी इससे जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन है ये कि जिस तरह से कोरोना का ये चल रहा है माहौल, जी, इस माहौल जी, में जो जो ऑनलाइन क्लासेस का जो एक कार्यक्रम चला है, तो जी, इसका जी, ऑनलाइन क्लासेस का हमारी शिक्षा पे किस तरह का प्रभाव, किस तरह की जो चूंकि वो सारा चेंज हो गया है, जो हमारा जो पैटर्न जी, था वो मेन टू मेन था। जी, बच्चों में हम सीधे आंखों में आंखें डाल के समझाते थे, ये चीजें होती थी। अब जो जी। ये ऑनलाइन वाला जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसके बारे हुँ। में क्या कहेंगे आप? रविंद्र जी, ये समय की माँग है, होना चाहिए और कम से कम समय में अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचना चाहिए। लेकिन बस समस्या वही है कि विशेष तौर पर राजकीय विद्यालयों के जो बच्चे हैं, जी, वहाँ संसाधनों की जो कमी, क्योंकि इस तकनीक के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएँ 2 चीज़ें हैं कि बच्चे के पास एक चार्ज्ड मोबाइल हो, जिसमें इंटरनेट की सुविधा हो, इंटरनेट भी सही जी, गति वाला हो। हम देख पा रहे हैं कि हम और दोनों आप दोनों अच्छे शहरों में बैठे हैं, फिर भी जी, नेटवर्क ने कहीं न कहीं अपना प्रॉब्लम कमाल है, दिखाई दिया है। तो दिखा वही रही चीज़ें है। तो वो चीज़ें होती हैं। जैसे मैं राजसमंद जिले में अभी नौकरी कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ अ, हर 200 मीटर पर आपको नेटवर्क हो सकता है बंद कर दे, क्योंकि पहाड़ी पूरी की पूरी पहाड़ी बीच में आ गई है और आपका कितना ही जी, सॉलिड नेटवर्क हो, लेकिन पहाड़ी के उस पार जाने के बाद आपको नेटवर्क काम नहीं, एक गाँव के गाँव है, जहाँ किसी भी कंपनी का कोई भी नेटवर्क आज भी काम नहीं कर रहा। तो उस हुँ, परिस्थिति में एक नेटवर्क है, वहाँ बिजली हो, मोबाइल हो और जब इस समय जब अभिभावकों की आर्थिक रूप से स्थिति भी थोड़ी कमज़ोर हुई है, पिछले 4-5 महीनों में हुँ, काम-धंधे बंद हुए हैं। उस परिस्थिति सही में बात यही है। होता है कि घर में एक ही मोबाइल है और वो मोबाइल जो घर का सबसे बड़ा सदस्य है, कमाने वाला सदस्य है, वो अपने सुविधा के लिए उसने लिया है कि मैं आज वहाँ मज़दूरी के लिए पहुँचूँगा, वहाँ पहुँचूँगा। तो वो अपने काम पर रहेगा बच उस समय वो अपना काम कैसे कर पाएगा, बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? तो काम के स्कूल की पढ़ाई के घंटे उस बच्चे की सुविधा और उसको जो फ़ोन मिलेगा उसके आधार पर तय करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। उसका बच्चा कब फ़ोन के पास रह पाएगा, तब हमें उससे बात करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सी स्थिति हुँ, होती है, मेरा खुद का अनुभव है, मैंने एक अभिभावक को फ़ोन किया कि भैया आपके बच्चे को आप हमारा जो ऑनलाइन क्लासेज़ है उसमें नहीं जुड़ता है। बोले कि मैं चौथी जी, मंजिल पे चढ़ा हूँ और प्लस्तर कर रहा हूँ मकान पे। तो अब इस हुँ, समय बताइए मैं बच्चे को कैसे मैं कराऊँ? कैसे बात कराऊँ? कैसे तो ये कराएगा? संसाधनों सही का बात जो है। हाँ, तो संसाधनों का जो गैप है, सुविधाओं का जो गैप है, इसको भरने में थोड़ा-सा समय लगेगा। लेकिन ये कठिन नहीं है और ज़्यादा दूर भी नहीं है। आज के 10 साल पहले की शिक्षण व्यवस्था देखें तो वहाँ कंप्यूटर बहुत कार्यालय में हुआ करते थे, अब अलग से कंप्यूटर लैब लगभग हर स्कूल में होने लगी। तो ये चीज़ें बढ़ती हैं समय के साथ-साथ, अभी आवश्यकता आई है, तो निश्चित रूप से ऐसी कोई व्यवस्थाएँ भी आएँगी। तो लेकिन उसके लिए शिक्षक को और अभिभावक को दोनों को थोड़ा-सा जागरूक रहना पड़ेगा। उसको अभिभावक को भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा। तो जी, ये महामारी जाने वाली नहीं, इसके साथ हमें रहना पड़ेगा। रहना ही पड़ेगा। ठीक है। जी, बातचीत के लगभग आखिरी मोड़ पे आ गए हैं। तो जी, बस मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जो ये आप अपने जो शिक्षक मित्र हैं, जी, उनसे और जो बच्चे हैं, उनसे जी। आप क्या कहना चाहते हैं इस शिक्षक दिवस के अवसर पे कि हमें किस तरह संकल्प और किस तरह की बातें अब हमें ध्यान रखनी है? क्या और जी, बातें हैं, मसले हैं? जी, मैं इस समय केवल शिक्षकों से नहीं, लगभग हर व्यक्ति से जो शिक्षा में रुचि रखता है, उस व्यक्ति से यही कहना चाहूँगा कि जी, और मैं सब जगह जहाँ भी मुझे मौका मिलता है ये बात कहता हूँ कि समाज का जो सबसे अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति है, सबसे बुद्धिमान बच्चा है, हुँ, उसके लिए तय होना चाहिए कि वो शिक्षक बने। उसके लिए ज़रूरी ये जी, है कि क्योंकि जब अच्छे बुद्धिमान लोग शिक्षा में आएँगे, बहुत अच्छी क्वालिटी के लोग शिक्षा जी, में आएँगे, वो लोग
आने वाले समय के अच्छे विद्यार्थी तैयार कर पाएंगे। तो इसलिए निश्चित रूप आपके से। जो सबसे अच्छी मेधा शक्ति वाले लोग हैं वो शिक्षा में आए, उसका नतीजा अपने आप दिखने लगेगा। जो कुछ नहीं बन सके इसलिए शिक्षक बन जा, ऐसे बीएड भी कर ले, तो वो जो हम्म। मानसिकता है वो बदलनी पड़ेगी और अच्छी क्वालिटी के लोग आने बदलनी पड़ेंगे। पड़ेगी। ऐसे कुछ प्रावधान भी किए जाने चाहिए और जो अभिभावकों की मानसिकता के साथ मेरा बेटा तो डॉक्टर ही बनेगा, मेरा बेटा तो आईआईटी में ही जाएगा, निश्चित रूप से उनका एक अलग स्कोप है, लेकिन हम्म। वो आप अगली पीढ़ी तैयार नहीं कर पा रहे हैं। वो कहावत है कि अच्छी फसल आपको तैयार करनी पड़ेगी, तो अच्छे बीज बचा के रखने पड़ेंगे। तो शिक्षा बिल्कुल सही व्यवस्था बात। में एक अच्छे लोग आएँ और वो मिलकर अच्छी अगली पीढ़ी को तैयार करें, तभी आनंद आता है। और बाकी शिक्षक की भूमिका चाहे कितनी भी तकनीक आ जाए, कितना भी व्यवस्थाएँ हो जाएँ, ऑनलाइन क्लासेस हो जाएँ, यूट्यूब की वीडियोज़ हो जाएँ, लेकिन शिक्षक की भूमिका कभी कम नहीं हो सकती। उसकी कमी नहीं हो सकती। कोई स्थान उसका ले नहीं सकता। शिक्षक को हमेशा महत्वपूर्ण रखना पड़ेगा शिक्षा व्यवस्था में। और एक चीज़ और मैं यहाँ थोड़ी-सी जोड़ना चाहूँगा, हालाँकि समय जा रहा है। जरूर जरूर। मैं ये जोड़ना चाहूँगा नहीं नहीं, आप बताइए। कि जरूर। जो अभिभावक हैं वो जो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छी जगह पहुँचे, तो आपका बच्चा क्या बनेगा ये निर्णय आप उस बच्चे के शिक्षक के हाथ में छोड़ दें। क्योंकि उस शिक्षक से बेहतर कोई नहीं जान पाएगा कि इस बच्चे में क्या कैपेसिटी है, किस दिशा में इसको आगे बढ़ाएँगे तो ज़्यादा सबसे अच्छा कर पाएगा। बच्चा अच्छा करेगा ये सबका चिंतन है, लेकिन किस दिशा में सबसे अच्छा बच्चा कर सकता है, ये निर्णय शिक्षक कर सकेगा, अच्छा शिक्षक कर सकेगा। तो जो अभिभावक हैं उनसे यही आग्रह है कि वो आपके बच्चे के लिए आपकी कुछ भावना, इच्छाएँ हो सकती हैं, लेकिन एक बार गुरुजी को ज़रूर सुन लें। निश्चित रूप से वो आपसे बुरा नहीं चाहेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एग्री करता हूं मैं हर बात दीपक जी, आपकी हर बात से। तो ये थे दीपक जी राजसमंद से हमारे साथ। और हम आज इस पहली जो हमारी ये कड़ी जो श्रृंखला हमने शुरू करी है अपनी बातें की, इसमें दीपक जी का सहयोग जो हमें मिला है उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। शिक्षक दिवस की दीपक जी को और हमारे पूरे शिक्षक साथियों को, शिक्षा विभाग को, सभी मित्रों को, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी को एक बार फिर से आभार आपका, हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि आपने समय निकाला। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रविंद्र जी, आपने मुझे इस लायक समझा कि मेरी बात रखने के लिए मुझे मंच भी दिया और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया है। हालाँकि मैं बहुत विशेष जानकार नहीं हूँ किसी भी बात का, अभी सीखने की प्रक्रिया में ही हूँ। ये आपका बड़प्पन है सर, ये जो आप कह रहे हैं। खैर आपका बहुत बहुत अगेन बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बातें की ओर से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अपनी बातें की इस श्रृंखला में हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, नई बातें, अपनी बातें। थैंक यू सो मच।